Good morning, students. Today we will start to study about this book. Book name is Democratic Politics. Democratic Politics. According to standard, our first topic is what is democracy? Why democracy? According to ninth standard, our first chapter is what is democracy? Why democracy? So in this chapter we will study about democracy. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होती क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? Everyone knows very well, in India there is democratic government. In India there is democratic government. So first question is that कि what is democracy? Democracy होती क्या है? For this we will study about this. So we want to know कि what is democracy. Democracy है क्या? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So what is democracy? Democracy वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं. दोज हु हैव और दोज हु आर अबव 18 ईयर्स, वो लोग जिनकी एज जो है 18 ईयर्स से अबव है, दोज हैव राइट टू इलेक्ट द रूलर्स. दोज हैव राइट टू इलेक्ट द रूलर्स. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स. Now, so we will discuss about another chapter in detail. So, features of democracy is here. Features of democracy. So, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. बहुत से questions आते हैं इसमें कि तो who are the rulers in this definition? Rulers कौन है इस definition के according? तो which officials must be elected for any government to be elected a democracy? Which decision may be taken by non-aligned elected officials in a democracy? What kind of election constituencies of democratic elections? तो ये सब क्या है कि रूलर्स कौन है, इलेक्शन कैसे होती हैं, वो लोग कौन हैं, रूलर्स कौन हैं, इलेक्शन कैसे होती है, पीपल्स कौन है जो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, वो लोग कौन हैं. तो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जी किस टाइप की गवर्नमेंट है और जी कैसे बनती है. इसको हम इसकी डिटेल जानने के लिए हम कुछ कंट्रीज़ के जो हिस्ट्री है, जो पोलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो फर्स्ट फीचर क्या है इसकी कि जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं. इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं. अब इलेक्टेड लीडर्स कौन से इलेक्टेड लीडर्स हैं वो बताते हैं. तो पाकिस्तान की हम एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से. तो इन 1999 में पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई. उसने मिलिट्री कूप जो था, एक सेना की टुकड़ी से उसने अपने आप को वहाँ का जो प्रेसिडेंट बनाया. और कैसे बनाया वो देखो. उसने आते ही क्या कर दिया, जो पहले इलेक्टेड थी गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी गवर्नमेंट, उसको गिरा दिया. और क्या खुद को क्या बना लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया. क्या बना लिया? चीफ एग्जीक्यूटिव. अब देखो 2002 में उसने एक रेफरेंडम जारी किया. रेफरेंडम में क्या था कि उसने अपने आप का जो रेफरेंडम ऐसा था जिसमें उसको इलीगली बनाया था, गैर कानूनी तरीके से उस रेफरेंडम को बनाया था. और उसने क्या किया, 5 साल के लिए अपना जो समय था उसको एक्सटेंड कर लिया. 5 साल के लिए अपने समय को इंक्रीज कर लिया, एक्सटेंड कर लिया. अब देखो ये जो रेफरेंडम था ये किसके ऊपर बेस्ड था? रेफरेंडम किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. जो माल प्रैक्टिस थी, फ्रॉड था, धोखा था, गलत काम थे, उनके ऊपर बेस्ड था. 2002 में उसने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया. एक लीगल फ्रेमवर्क और जो फ्रेमवर्क ऑर्डर था वो जारी किया. इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर आ गई. प्रेसिडेंट के पास पावर आ गया कि वो नेशनल असेंबलीज जो हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उसको डिसमिस कर सकता है.
तो इस तरह से क्या ये जब लॉ पास हो गया, रेफरेंडम पास हो गया, तो जो नेशनल थी, जो प्रोविंशियल जो असेंबली थी, उसके ऊपर इलेक्शन होने लगा। लेकिन इलेक्शन जो था वो किसकी अंडर, किसकी पार्टी के अंडर, जो परवेज़ मुशर्रफ की जो मिलिट्री पार्टी थी उसके अंडर इलेक्शन होने लगी। तो उसमें क्या था कि फाइनल जो पावर थी किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। ये जो फ्रेमवर्क जारी किया गया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितनी भी फाइनल पावर्स है डिसीजन लेने की, वो किसके पास रहेगी, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ है उसके पास रहेगी। अब देखो, क्योंकि जो फर्स्ट फीचर क्या थी इसकी, कि जो पावर्स हैं, जो इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, ओनली दोज हु इलेक्ट द गवर्नमेंट, वो लोग जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते उनके पास होती डिसीज़न लेने की। लेकिन जहाँ पर क्या था कि जो डिसीज़न लेने की पावर किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उनके पास ये पावर थी। अब बात करते हैं, पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज शुड नॉट बी इलेक्ट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जो परवेज़ मुशर्रफ के अंडर जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, क्या हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? नहीं, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस देखो इधर, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं उनके पास होती है। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ की जो सरकार थी वो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं थी, क्योंकि उसने सारा अपने आप को खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए लोगों को मजबूरन उसे वोट करनी पड़ती थी। क्योंकि पूरी आज भी पाकिस्तान की बात करें तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन आज भी जो सारी पावर है वो मिलिट्री के हाथ में है। जो भी पीएम है जो मिलिट्री के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेता है। चलो सेकंड फीचर की बात करते हैं, द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जो डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, तो वही सरकार, वहाँ पर ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कही जा सकती है। अब चाइना की बात करें, चाइना की एग्जांपल है, हर 5 साल बाद चाइना की इलेक्शन होती है और वहाँ पर एक पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस,